हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया टॉपिक आता है समतापमंडलीय प्रदूषण। देखो, समतापमंडलीय प्रदूषण को समझने से पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि समतापमंडल होता क्या है। हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों में से वायुमंडल की एक परत का नाम होता है समतापमंडल। इस समतापमंडल यानी वायुमंडल की जो ये ऊपरी परत है, इसमें अगर प्रदूषण होता है तो उसे हम यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, हमारा जो समतापमंडल होता है, समतापमंडल में ओजोन गैस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में ओजोन गैस की वहां पर एक परत फैली हुई है। वो ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, ताकि वो सीधे हमारी पृथ्वी पर नहीं आए और हमें विभिन्न प्रकार के रोग जैसे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। यदि इस ओजोन परत में वहां पर प्रदूषण बढ़ता है तो ओजोन परत धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, नष्ट होने लगती है, वो पतली होने लगती है, जिसे हम यहाँ पर समतापमंडलीय प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। और आप जानते हो, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि इसका ओजोन परत का क्षय कैसे होता है। विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वायुमंडल में कल कारखानों से छोड़े जाते हैं, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमने कहा था कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जब ऊपर जाते हैं तो समतापमंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके उसे विघटित कर देते हैं, क्षय पहुंचाते हैं। इसी घटना को हम समतापमंडलीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा क्या हुई हमारी कि विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के समतापमंडल में जाकर ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समतापमंडलीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसे समझने के लिए हमें ओजोन परत को समझना होगा। ओजोन परत क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार इसका यहाँ पर क्षय होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओजोन परत के विरचन और विघटन पर। देखो, सबसे पहले विरचन विघटन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ओजोन परत क्या है। तो हमने थोड़ी सी देर पहले भी यहाँ पर बताया कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है समतापमंडल, उसमें O3 गैस, सूत्र होता है इसका O3 गैस की एक परत पाई जाती है। परत का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे पत्थर रेती की परत हो, वायु की परत एक तरह से पाई जाती है O3 की, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी से आने से रोकती है और हमारी यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है। यदि ये किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर आती है तो इन किरणों के प्रभाव से हमें त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। आइए अब हम समझते हैं ओजोन परत का विरचन। देखो, ओजोन परत के विरचन को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, हम जानते हैं पर्याप्त मात्रा में 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन पर जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की विकिरणें आपतित होती है, सूर्य की विकिरणों को H से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर H सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये स्वतंत्र यानी कि मुक्त ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाता है। तो देखो, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन बन जाएगी, मुक्त ऑक्सीजन बन जाएगी। और ये मुक्त ऑक्सीजन के परमाणु वायुमंडल में उपस्थित अन्य ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके उनके साथ संयुक्त होकर O3 का निर्माण कर लेते हैं। तो देखो, वायुमंडल में अन्य ऑक्सीजन, इससे ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा, O3 का निर्माण हो जाता है, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की गैस ओजोन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
ध्यान से समझ लीजिए दोबारा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये ऑक्सीजन का अणु स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाता है और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु वायुमंडल में उपस्थित अन्य ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करके O3 का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक ऑक्सीजन ने ओजोन O2 से क्रिया करके ओजोन का निर्माण किया है, अन्य ऑक्सीजन के परमाणु भी लगातार इस तरह से क्रिया करते जाते हैं और ओजोन का निर्माण करते हैं। दूसरी यहाँ पर हम बात करें ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, तो ऑक्सीजन के अलावा अन्य वो यौगिक जो ऑक्सीजन युक्त ऑक्साइड होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अपन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं NO। जब इस पर भी वायुमंडल में ये उपस्थित होते हैं, हम जानते हैं फैक्ट्रियों के कल कारखानों से निकलते हैं कुछ मात्रा में, तो इन पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो इनका विघटन होता है। इनका विघटन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम भी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन का एक मोनोऑक्साइड है, इसमें विघटित हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर मुक्त ऑक्सीजन परमाणु हमें प्राप्त होता है। अब देखो वायुमंडल में उपस्थित NO2 अगर उपस्थित है, सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है तो उसकी उपस्थिति में ये ऊर्जा पाकर विघटित होता है और मुक्त ऑक्सीजन परमाणु देता है और NO और नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु का निर्माण कर देता है। अब आगे की प्रोसेस हम समझ सकते हैं कैसे होने वाली है। ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणु वायुमंडल में उपस्थित अन्य O2 अणु से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा और क्रिया करके क्या बना लेता है, ओजोन के अणु का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से फिर से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर ओजोन बनाने की दूसरा मेथड हम समझ सकते हैं। पर ध्यान दीजिए बेटा, हमने जो PDF लिखी है बुक में, वहां इसके स्थान पर O2 दिया हुआ है, NO के स्थान, उसे सही कर ले, बुक की मिस्टेक से वो थोड़ी सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कर ले। इसके बाद देखो तीसरी प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन, जैसे O3 हम ले लेते हैं, अगर ओजोन पर भी सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, पराबैंगनी विकिरण आपतित होती है, तो ये भी टूट जाता है ऑक्सीजन के अणु में और नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन अन्य O2 अणु से क्रिया करके नया ओजोन के अणु का निर्माण कर लेता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें नया ओजोन का अणु प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस प्रक्रिया में ओजोन का अणु ही विघटित हो रहा है और नया ओजोन के अणु का निर्माण हो रहा है, जिससे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार ध्यान दीजिए, हम यहाँ तक थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमसे पूछा जाए समतापमंडलीय प्रदूषण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल में जाते हैं तो समतापमंडल में ओजोन से क्रिया करके उसे धीरे धीरे क्षरित करते हैं, नष्ट कर रहे हैं, इससे हम समतापमंडलीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब समतापमंडलीय प्रदूषण को समझने के लिए हमें ओजोन को समझना होगा। ओजोन समतापमंडल में O3 गैस की एक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके सीधे पृथ्वी तक आने में उन्हें रोकती है, और अगर ये सीधे पृथ्वी तक आती है तो इससे हमें त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। इसके विवेचन को हम निम्नलिखित 3 विधियों से समझ सकते हैं। पहली विधि हमारे पास आती है वायुमंडल में उपस्थित जो मुक्त ऑक्सीजन परमाणु होता है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु में टूट जाता है और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु वायुमंडल में उपस्थित अन्य O2 अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण कर लेते हैं। दूसरी विधि की हम बात करते हैं विभिन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड या विभिन्न अन्य ऑक्साइड जो ऑक्सीजन युक्त पदार्थ होते हैं, जब उनपे सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो वो भी नवजात ऑक्सीजन यानी कि मुक्त ऑक्सीजन परमाणु देते हैं और ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणु O2 से क्रिया करके हमें O3 का निर्माण कर लेते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यदि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये O2 और मुक्त ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये मुक्त ऑक्सीजन का परमाणु अन्य वायुमंडल के O2 से क्रिया करके O3 का निर्माण कर लेता है, परंतु इस प्रक्रिया में पुराने ऑक्सीजन से
पुराने ओजोन से हमें क्या होता है, नए ओजोन के अणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब इनको समझने के बाद हम ओजोन अपक्षय के बारे में बात करेंगे, जो हम थोड़ा सा पहले भी ग्लोबल वार्मिंग में बात कर चुके हैं। देखो ओजोन अपक्षय क्या है, ओजोन परत एक तरह से नष्ट होने की प्रक्रिया। हम जानते हैं कल कारखानों, फैक्ट्रियों, रेफ्रिजरेटर, इन सब से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जब ये सीधे वायु में छोड़े जाते हैं तो ये वायुमंडल में समतापमंडल तक जब पहुंचते हैं तो समतापमंडल में उपस्थित ओजोन से ये क्रिया करके ओजोन को विघटित कर देते हैं, और ओजोन को विघटित कर यहाँ पर क्या करते हैं, ओजोन परत नष्ट हो जाती है। इसे ही हम ओजोन अपक्षय के नाम से जानते हैं। देखो इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम एक उदाहरण लेते हैं, इसे फ्रीऑन के नाम से भी जाना जाता है, CF2Cl, जो आपने 10वीं कक्षाओं में भी पढ़ा था। देखो फ्रीऑन जो कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, क्लोरो जिसमें क्लोरीन भी उपस्थित हो, फ्लोरो जिसमें फ्लोरीन भी उपस्थित हो, और आप जानते हो कि कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है, जिसमें 2 तो क्लोरीन हो गई, 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्लोरीन हो जाएगी। अब देखो इसको हम कहेंगे कार्बन का क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न, जिसे हम फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। देखो ये हमारे पास एक तरह से फ्रीऑन हो गया, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन आदि नाम से जाना जाता है। फ्रीऑन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, इनका नामकरण है हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हम याद रखेंगे कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक फ्रीऑन है, इनके नंबर चलते हैं 100, 110, 112, ऐसे इनके अलग अलग नंबर हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में समतापमंडल में चले जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पाकर ये विघटित होकर मुक्त क्लोरीन के परमाणु देते हैं। तो ध्यान दीजिए ये मुक्त होगा और हमारे पास प्राप्त होगा CF2Cl। देखो 3 रह गए, यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि 1 क्लोरीन इससे क्या हो जाती है, टूटकर निकल जाता है। अब ये टूटने की क्रिया कैसे होती है इसको आप समझिए। देखो कार्बन है, कार्बन से 2 तो फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े। सूर्य के प्रकाश में पाकर यहाँ पर विखंडन होता है। इस बंध में सहसंयोजी बंध में 1 इलेक्ट्रॉन इसका था और 1 इलेक्ट्रॉन इसका था। सहसंयोजी बंध का विखंडन इस प्रकार से होता है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन पे आ जाएगा मुक्त, और इसके फलस्वरूप 1 इलेक्ट्रॉन किस पे उपस्थित रहेगा, इस अणु पर, शेष पर, तो कार्बन पर रहेगा। इस प्रकार बनने वाले जो ये समूह या परमाणु होते हैं इनको हम फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, मुक्त मूलक, मुक्त को फ्री और मूलक को रेडिकल, जो फ्री हो, मुक्त हो, किसी से बंध बनाए हुए नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्री रेडिकल्स का निर्माण हो जाता है। ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। अब ये मुक्त मूलक वायुमंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करते हैं। तो ध्यान दीजिए वायुमंडल में क्या उपस्थित है, समतापमंडल में ओजोन उपस्थित है। ओजोन से ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे क्रिया करेगा और क्रिया करके इस ओजोन के अणु को विघटित कर देगा। कैसे करेगा, ध्यान दीजिए, इसे O2 में तोड़ देगा और एक क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन का परमाणु, जो ऑक्सीजन का परमाणु इस क्लोरीन से क्रिया करके ClO मुक्त मूलक बन जाएगा। बस यहाँ पर मुक्त मूलक था इसके पास कोई मुक्त मूलक नहीं है, इसने एक ऑक्सीजन दी, इसके एक ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा और ClO मुक्त मूलक बन जाएगा बड़ा, और इसे O3 को किसमें परिवर्तित कर देगा, O2 में परिवर्तित कर देगा। तो ये फिर बड़ा मुक्त मूलक हमारे पास प्राप्त होगा। ये मुक्त मूलक फिर अन्य ओजोन के अणु से क्रिया करता है। तो ध्यान दीजिए ये मुक्त मूलक अन्य ओजोन के अणु से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो ये मुक्त मूलक हमने दर्शा दिया, ओजोन के अणु से क्रिया करेगा। देखो फिर इसको विघटित करेगा और O2 में तोड़ देगा। O2 में तोड़ दिया, फिर जो नवजात ऑक्सीजन इससे प्राप्त होगी O3 से, O2 और O, वो O इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगी, फिर O2। तो 2 अणु हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के प्राप्त हो जाएंगे, 3 और 1 4।
और ये क्लोरीन वापस मुक्त मूलक के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार एक क्लोरीन परमाणु ने, देखो यहां पर एक क्लोरीन परमाणु ने इस ओजोन के अणु को तोड़ा, यहां पर थोड़ा 2 ओजोन के अणु को तोड़ दिया और पुनः अभिक्रिया के बाद मुक्त हो गए। फिर से ये क्लोरीन परमाणु मुक्त मूलक अन्य ओजोन से क्रिया करेगा और ये श्रृंखला लगातार चलती जाएगी और थोड़ी सी क्लोरीन भी अगर हमें वहां पर मिलती है तो ये संपूर्ण ओजोन परत को काफी हद तक नुकसान, लाखों अणुओं को, ओजोन के अणुओं को O2 में परिवर्तित करके ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट करती जा रही है, जिसे हम ओजोन अपक्षय के नाम से जानते हैं। एक बार दोबारा समझिए, ओजोन अपक्षय क्या है? जब वायुमंडल में सीधे छोड़े जाने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब समतापमंडल में पहुंचते हैं तो समतापमंडल में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण कर देते हैं। ये मुक्त मूलक वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के अणु से क्रिया करके उसे O2 में विघटित कर देते हैं और बड़ा मुक्त मूलक या नया मुक्त मूलक बना देते हैं। ये मुक्त मूलक फिर अन्य O2 अणु पे क्रिया करके O3 अणु पे क्रिया करके उसे O2 में परिवर्तित कर देता है और फिर से हमें क्या होता है, क्लोरीन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार एक क्लोरीन परमाणु 1,00,000 अणुओं को लगभग O2 में विघटित कर देता है, जिससे हमारी ओजोन परत की जो है मोटाई कम होती जा रही है। इसे ओजोन अपक्षय के नाम से जानते हैं। बस ये 3 रिएक्शन हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखो ओजोन परत का क्षय कैसे होता है। सुपरसोनिक विमान, सुपरसोनिक जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो सेना के विमान होते हैं, सुपरसोनिक विमान होते हैं, इनसे निकलने वाले, इनमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है उनसे भी कुछ मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, निकलता है, जो हमारी ओजोन परत को यहाँ पर क्षय पहुंचा रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी ओजोन से क्रिया करेगा और हम जानते हैं इस ओजोन का विघटन करके इसे तोड़ेगा O2 में और क्या बना लेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मुक्त होगी उससे यह ऑक्सीकृत हो जाएगा और NO2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सुपरसोनिक विमानों से निकलने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो भी ओजोन परत से क्रिया करता है और उसे O2 में विघटित कर देता है और ये भी ओजोन अपक्षय के लिए मुख्य जिम्मेदार होता है। अब देखो इस ओजोन परत के क्षय होने से हमें क्या नुकसान है, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम जानते हैं कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि ये सीधे पृथ्वी पर आएगी तो इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। पहली बीमारी त्वचा कैंसर। हमारी त्वचा पे जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। हम जानते हैं जब गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और हम धूप में निकलते हैं तो हमारी त्वचा पे चकत्ते, कुछ रेड यहाँ पर उभार हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब सीधी पराबैंगनी विकिरण हमारी पृथ्वी पर आएगी तो बहुत अधिक ताप हो जाएगा, जिससे हमें त्वचा कैंसर, त्वचा झुलस जाएगी, त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा देखो यहाँ पर HNU जो ये एक प्रकार की विकिरण हानिकारक विकिरण होती है। जब ये त्वचा पे गिरेगी तो हमारी सेल्स के DNA में परिवर्तन कर देगी। उत्परिवर्तन जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, किसी जीव के किसी लक्षण में अकस्मात अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। तो इससे यहाँ पर होने वाली संतानों में कुछ अंगों से संबंधित त्रुटियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब टेम्परेचर पृथ्वी का ज्यादा हो जाएगा तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने से हम जानते हैं अधिक ताप रहेगा तो पौधों की पत्तियों में जो पाए जाने वाले रंध्र स्ट्रोमेटा होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, अधिक जलवाष्प के रूप में हानि होगा, जिससे जल की कमी आएगी, भूमि में मृदा की नमी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा त्वचा में जीर्णता या जीर्णन उत्पन्न होगा। त्वचा में जीर्णन कैसे उत्पन्न होगा, देखो जिस प्रकार जीर्णता पादपों में पाई जाती है, पादपों में समय के साथ पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती है, वैसे त्वचा पीली पड़ने लगेगी और उसमें क्या होगी, परिपक्वता आने लगेगी। तो त्वचा में जीर्णन, मोतियाबिंद, आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाएगी अधिक अल्ट्रावायलेट विकिरणों के कारण।
इसके अलावा कई पादप प्लवक जल में तैरने वाले छोटे छोटे पादप जो होते हैं, सूक्ष्म पादप, उनकी भी क्या हो सकती है, मृत्यु। मछलियां, इनकी भी क्या हो सकती है, यहाँ पर मृत्यु हो सकती है, उनके उत्पादन में कमी हो सकती है। तो ये इनके हमारे जीवन पर प्रभाव है। इसके बाद बात करते हैं, देखो हम ओजोन छिद्र की। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र एक तरह से ओजोन अपक्षय है, जिसे हमने आगे भी पीडीएफ में लिखाया हुआ है। देखो ओजोन अपक्षय को या ओजोन छिद्र को बताने वाले यहाँ पर वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने इसे 1980 में बताया था। उन्होंने देखा कि जो अंटार्कटिक महासागर है, वो अंटार्कटिक महासागर के दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया कि उसके ऊपरी वायुमंडल की जो परत होती है, उस परत में वहां की ओजोन परत की मोटाई अन्य स्थानों की परत से बहुत कम पाई गई, जिसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई। यहाँ पर ओजोन छिद्र का तात्पर्य ये नहीं है कदापि कि भाई हमारी ओजोन परत में कोई छेद हो जाए और उसमें से विकिरणें आना, ऐसा नहीं है। ओजोन छिद्र का तात्पर्य है कि अन्य स्थानों की तुलना में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, और ये अंटार्कटिका में देखा गया, इसलिए इसको यहाँ पर ओजोन छिद्र के रूप में भी अब जाना जाता है। देखो इससे हमारी पृथ्वी पे छिद्र होने से या पतली परत होने से सीधी पराबैंगनी विकिरणें आएगी और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा भी इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है, और हमने कहा था कि भाई यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसमें वैज्ञानिकों ने पहली बार घास उगते हुए देखा है। सामान्य रूप से वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है, तो कोई वनस्पतियां नहीं पाई जाती, परंतु ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर कुछ घास उगती हुई देखी गई है, जो पृथ्वी के तापमान बढ़ने का संकेत है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद नया टॉपिक हम नई कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।